एआई एक समय लगा, भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि भारत ने वो रेस में बहुत पीछे रह गया। भारत ने उतनी आर-एन-डी नहीं करी, उतना इन्वेस्ट नहीं किया। अब यूएस में बात चल रही है कि एआई बढ़ता जाएगा, पर लोग कह रहे हैं बबल भी है, स्टॉक्स गिर भी रहे हैं। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी एक हिस्सा है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी खुद ही क्रिएट करे जा रहा है, मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती। बट आप किस तरह देख रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट, क्योंकि साउथ कोरिया में एक कुछ दिन पहले ब्लडबाथ हुआ, वो चल भी रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह आप देख रहे हैं शेयर मार्केट आने वाले समय में? Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. देखिए, इंडिया टोटली ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कल डाउ 500 पॉइंट गिरेगा तो अगले दिन सुबह हमारा निफ्टी भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट शेड हो जाता है। तो हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज पिछले महीने में थोड़ी सी पॉजिटिव ये हुई है कि एफआईआई ने सेलिंग कम की है। एफआईआई सेलिंग कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एफआईआई बाजार में अब दोबारा लौटना चाहते हैं। अब किस हद तक लौटेंगे, कितना लौटेंगे, क्योंकि रूपी तो डेप्रिशिएट कर रहा है, उनका पैसा तो वहीं पर घुस जाता है जब रूपी डेप्रिशिएट करता है। 4-5% की उनको डेप्रिसिएशन झेलनी पड़ती है जब पैसा वापस जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव आएगा तो अल्टीमेटली इंडिया की इक्विटी के ऊपर भी आएगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया की इक्विटी में आप यदि डाटा को देखेंगे भंडारी साहब, तो 2020 से लगातार नेट सेलर है एफआईआई। एफआईआई यदि नेट सेलर है तो डीआईआई कितना ही पैसा डाल लेगा। जिसने पैसा डाला पिछले साल म्यूचुअल फंड में, उसका पैसा जो है वो रिटर्न नहीं दे रहा, उस एक्सपेक्टेशन से रिटर्न नहीं दे रहा। और यदि ये पैसा कम होना शुरू हो गया, जो एसआईपी का पैसा आता है 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हर महीने आती है एसआईपी मोड में, जिस दिन नॉर्मल इन्वेस्टर को लगा कि यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं है, यहाँ पर वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा, उस समय बाजार में यदि डीआईआई ने सेल करना शुरू कर दिया या एसआईपी बंद होनी शुरू हो गई, उस समय देखेंगे कि बाजार संभले नहीं संभलेगा और हमारा बाजार इससे अछूता नहीं रह सकता। मुझे निफ्टी अभी भी डाउन लगता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निफ्टी में नहीं रहना चाहिए। हमारा बाजार डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही संभाल के बैठा हुआ है। एफआईआई हमारे ऊपर भरोसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो हमारा करेंसी वाला जो है वो फैक्टर है, बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारी वैल्यूएशन उनको लगता है कि बहुत हैवी साइड पे है। हमारे मुकाबले में चाइना सस्ता है। यदि हम पी रेशो की बात करते हैं या बाकी चीजों की बात करते हैं तो उन्हें चाइना सस्ता लगता है, उन्हें अदर इमर्जिंग मार्केट सस्ती लगती है। हमारा मार्केट उन्हें थोड़ा सा अभी भी महंगा लग रहा है, इसलिए वो नेट सेलर ही बने हुए हैं। 26 में भी नेट सेलर है, 20 से लगातार वो नेट सेलर ही बने हुए हैं। जी, अब मैं इससे शेयर मार्केट में पर आपको कुछ सेक्टर्स लग रहे हैं कि क्या जो सेक्टर है, क्योंकि भारत एक मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स अब यूएस की दिशा में जा रहा है और मिडिल क्लास इंक्रीजिंगली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू शेयर मार्केट में घुस चुकी है। कुछ लोग निकल भी रहे हैं क्योंकि जिसको शेयर मार्केट इनकम के लिए चाहिए इमीडिएट टर्म्स में, वो कह रहे हैं कि भाई एफडी का रिटर्न वर्सेस हमने अगर गलत शेयर में लगा दिया, जो कॉन्वर्सेशन पिछले 3 साल 4 साल से नहीं होती थी। सबको लग रहा था कि भैया एसआईपी में डालते रहो, म्यूचुअल फंड है वो बढ़ता रहेगा। पर आजकल जब लोग आते हैं, वो बात करते हैं, तो ये बात चर्चा होती है, स्पेशली जिनको हर महीने कुछ इनकम चाहिए। तो आप कुछ सेक्टर्स देख रहे हैं या आप एक पूरा डाउनफॉल देख रहे हैं मार्केट में, आपको लग रहा है कुछ सेक्टर्स ब्राइट स्पॉट हो सकते हैं इसके अंदर? मुझे इस सारी सिचुएशन में भी डिफेंस अच्छा लगता है। मेरे पेज के ऊपर भी मैं लगातार बात करता हूं कि मुझे डिफेंस अच्छा लगता है। डिफेंस इसलिए क्योंकि यदि जंग चल रही है पूरी दुनिया में तो अल्टीमेटली डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। हमने देखा कि 56,000 करोड़ रुपए का सरकार ने अभी भी एक जो है वो बजट पास किया है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो डिफेंस मुझे अच्छा लग रहा है इंडिया में। और डिफेंस सेक्टर में स्टॉक आपको देखने हैं। मैंने अपने पेज पे एक वीडियो डाला भंडारी साहब की 16 जनवरी से लेकर 22 जून तक, मुझे 22 जून तक सॉरी, डिफेंस अच्छा लगता है। तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसे स्टॉक्स ले लिए जहां पर रिटर्न नेगेटिव हो गए। वो कारण ये रहा कि सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो उन कंपनीज, बड़ी कंपनीज को ना देके प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दे दिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एचएएल और बीएल जैसे स्टॉक्स जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन यदि हम उसको पूरे म्यूचुअल फंड में लेकर आते हैं, डिफेंस के जो इंडेक्स पे लेकर आते हैं, तो वो डिफेंस का इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर ये एक साइकिल था मंगल का, जब मंगल इसमें थे आपके मेष राशि, मकर राशि से चले आगे, मकर, कुंभ, मीन और मेष में थे। तो ये साइकिल अभी भी चलेगा क्योंकि मंगल साल के मंत्री हैं। डिफेंस का साइकिल अभी भी चलना चाहिए। डिफेंस मुझे अच्छा लगता है। एनबीएफसी मुझे अच्छी लगती है। बैंकिंग इस साल भी चलना चाहिए।
और आगे जाकर यदि हम सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो फार्मा चलेगा। फार्मा मुझे लगता है कि एस्ट्रोसाइकिल के मुताबिक बहुत अच्छा है। जी। एक सवाल क्योंकि हमने गोल्ड सिल्वर की बात की है, भारत धीरे-धीरे स्पेशली द जो ज़्यादा वेल ऑफ हैं, वो अब अदर मेटल्स में भी जा रहे हैं। तो आप बाकी कौन से मेटल्स को किस तरह देख रहे हैं इन द 2026 और 27 की बिगिनिंग में? देखिए मुझे पैलेटियम और पैलेडियम भी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर साइकिल वही रहेगा, ये जो गिरावट वाला साइकिल है, प्रीशियस मेटल के सारे साइकिल सेम है। गोल्ड और सिल्वर पे जो साइकिल लागू होगा वो उस पे भी लागू होगा। पैलेडियम मुझे अच्छा लगता है, पैलेडियम में आपको अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। जी। एक क्वेश्चन मैं जाते-जाते जाऊँगा भारत की, क्योंकि आपने वॉर की भी बात करी, हमने इकोनॉमी करी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की, कि भारत के भी बहुत चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। आप किस तरह देख रहे हैं कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, उसमें बहुत ईज़ी बन जाता है किसी भी देश के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर पाना। यंगस्टर्स की बिल्कुल। जॉब जाती है, यूथ में फ्रस्ट्रेशन होता है, इकोनॉमिक प्रेशर आता है। आप जैसे बात कर रहे हैं 17 सितंबर से वॉर के हिसाब से, अक्टूबर, नवंबर, जी, जी। दिसंबर इकोनॉमिक स्ट्रेस के हिसाब से। तो क्या भारत के अंदर कुछ आप इंटरनल थ्रेट्स भी देख रहे हैं या आपको लगता है सरकार उसको आराम से मैनेज कर लेगी? नहीं, गवर्नमेंट जो है वो उसको अल्टीमेटली मैनेज तो कर ही लेगी, लेकिन यदि दिल्ली में ब्लास्ट हो सकता है, ये जो हमने पीछे विटनेस किया लाल किला के आसपास, या फिर हमने पहलगाम में विटनेस किया था, इस तरह की शरारत तो पाकिस्तान कभी भी कर सकता है। यदि ये एरिया डिस्टर्ब है, पाकिस्तान पीओके में डिस्टर्ब है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, तो अल्टीमेटली ध्यान हटाने के लिए इंडिया में कुछ ना कुछ वो जरूर करवा सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता है और एस्ट्रोसाइकिल भी इंडिकेट कर रहा है कि जब सूर्य शनि के सामने है तो हमें सावधान थोड़ा सा रहना ही पड़ेगा। इस एरिया में खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में अनरेस्ट जो है वो करने की कोशिश की जा सकती है। मैं यहाँ पे अगर जुड़ा मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ग्लोबल पीस के लिए अच्छा नहीं है। एक और जंग है जिसकी हम बहुत बात नहीं कर रहे, पर वो चल रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जी, जहाँ जी। पे पहले लगा कि छोटी-मोटी मुठभेड़ है, फिर पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी और अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग करना तो ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, यूएसएसआर और यूएसए सब समझ चुके हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देना है। और वो तो तब जब वो सुपर पावर्स थी। जी, ब्रिटेन अपने टाइम पे सुपर पावर थी और ये बिल्कुल, लोग आज के टाइम के बिल्कुल। अब अफ़गानिस्तान तो एक टूटी-फूटी पावर है, उसने वहाँ पे पंगा ले लिया है, तो एक वॉर वो हो गई। दूसरा बिल्कुल। जब आप अक्टूबर, नवंबर, हुँ। दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकली जब भी पाकिस्तान प्रेशर में आता है, वो कुछ ना कुछ मिस्चिफ भारत में करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अब भारत जी, की बिल्कुल। पॉलिसी अब ये है कि अगर भारत में मिस्चिफ या टेरर अटैक होता है, तो उसका मतलब है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए नूर खां बेस जाना पड़े। तो क्या इस जी। स्थितियों में आप भारत का भी कुछ वॉर काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान के ऊपर देख रहे हैं? और इसी में पीओजे के भी डाल हाँ, लीजिए। तो हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा एरिया है ना, बेसिकली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो भारत नहीं था। भारत में अफ़गानिस्तान भी था, इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। उस समय का जो और वो जो भारत की प्रभाव राशि बताते हैं शास्त्र में, या तो कन्या बता रहे हैं या मकर बता रहे हैं। तो यदि कन्या पे सूर्य आ रहे हैं 16 सितंबर को और शनि की सीधी दृष्टि में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये पूरा एरिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा। शास्त्र के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, राशि जो रिप्रेजेंट करता है, ये कन्या राशि ही इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है और इस एरिया के ऊपर यदि शनि की दृष्टि है सीधी और वक्री शनि की दृष्टि है, तो अल्टीमेटली हम मान सकते हैं कि यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो सकती है। ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इस समय क्या होगा, आप जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के गुजर जाने के बाद गुजरात में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। पंजाब बीइंग ए बॉर्डर बेल्ट, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, ये बहुत पॉसिबल है। और चूंकि ग्रह स्थिति इस तरफ इंडिकेशन कर रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये चीज भी पॉसिबल है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। प्लानिटरी सिचुएशन इस तरह की है और राशियां जो प्रभावित हो रही हैं वो ये राशियां प्रभावित हो रही हैं। और यहाँ पर मैं यही नहीं, मुझे लग रहा है कि चाइना ताइवान भी अगले साल जून के बाद कहीं किसी भी समय कुछ ना कुछ, जो आपने बताया ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन वहां पर खराब है, वहां से ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि चाइना ताइवान हो जाए, लेकिन यदि चाइना ताइवान होता है तो शायद ये चाइना की सबसे बड़ी गलती होगी, वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी मार खा जाएगा।